हेलो गाइस। तो गाइस आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का, जो है रिएक्शन मैकेनिज्म और कहो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो हम सिंपल हेडिंग डालेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये आपका सेपरेट चैप्टर होगा, है ना। इसका प्लेलिस्ट आपको डिफरेंट मिलेगा, अलग मिलेगा। ठीक है, तो हमारा चल रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एक दो लेक्चर में वो कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके साथ हम ये लेंगे। ठीक है, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, दोनों हम साथ में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर में हम तो इंट्रो लेंगे, यानी इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, हम बेसिक चीजें समझेंगे, जैसे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, क्या न्यूक्लियोफाइल बेस जैसा होता है, बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल एसिड जैसा बिहेव करता है, हम पूरा डिस्कस करेंगे, है ना। सिंपल बेसिक चीजें हम समझेंगे और यहाँ पर हम आपका फिजन के बारे में भी देखेंगे, है ना। होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ऑल लर्निंग पॉइंट। तो हम हेडिंग डालेंगे नया चैप्टर, है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म कहो या तो फिर फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म कहो। तो मैं सिंपल लिखता हूं यहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शंस मैकेनिज्म। ठीक है, रिएक्शन मैकेनिज्म हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बेसिक, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में, मतलब जो आपका जो रिएक्शंस होता है, ऑर्गेनिक जो रिएक्शंस होता है, उसका पूरा मैकेनिज्म के बारे में हम स्टडी करते हैं, यानी मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या होता है पूरा डिटेल हम बात करते हैं, रिएक्शन के ऊपर ही बात करते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो सिंपल ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म होता है। वैसे तो बहुत कुछ यहाँ पर सीखेंगे, है ना, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। तो समझो पहले रिएक्शन क्या होता है, यानी जो आपका ऑर्गेनिक रिएक्शंस होता है, तो रिएक्शन क्या होते हैं हम जानते हैं। रिएक्शन में एक लेफ्ट साइड में कुछ होता है और एक आपका राइट साइड में कुछ होता है। ठीक है, जो इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल, इसको हम इनिशियल बोलते हैं, जिसको हम रिएक्टेंट बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं ना, रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और जो आपका फाइनल होता है, यानी जो आपको मिलता है, जो आपको मिलता है रिजल्ट जो आता है, इसको हम बोलते हैं क्या है ना, प्रोडक्ट बोलते हैं। ये बेसिक चीज है ना। इनिशियल जो हम लेते हैं ये रिएक्टेंट और आपका प्रोडक्ट, ये आपका डी आपका यानी फाइनल आपका प्रोडक्ट होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। अब ध्यान से सुनना, अब जो रिएक्टेंट होता है, ध्यान सुनना, रिएक्टेंट ए बी, जैसे मैं दोनों को रिएक्टेंट किया, है ना, ये दोनों ही आपका रिएक्टेंट है, लेकिन ध्यान से सुनना। अब रिएक्टेंट आपका दो चीज से बना होता है ना। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, आप लिख सकते हो, दो पार्ट से बना होता है। एक वो व्हिच, ध्यान सुनना, व्हिच इज बीइंग अटैक, व्हिच इज बीइंग अटैक, यानी जिसके ऊपर अटैक होगा उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। और एक होता है which one is attacked on substrate। क्या? ये बेसिक चीज है सबस्ट्रेट, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रिएजेंट। क्या बोलते हैं? रिएजेंट। ठीक है, यानी रिएक्टेंट्स दो चीज से बना होता है, आप कह सकते हैं। एक तो आपका सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर अटैक होगा। मान लो मैं ये सबस्ट्रेट मान लिया, तो ये बी आपका रिएजेंट मान लिया। तो जो अटैक करेगा व्हिच वन इज अटैक्ड ऑन सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट मान लो, जो अटैक करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? जो अटैक करेगा यानी बी आपका हो जाएगा क्या? रिएजेंट। क्या हो जाएगा? रिएजेंट। और जिसके ऊपर अटैक होगा उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट। यानी सबस्ट्रेट और रिएजेंट का सम को हम बोल सकते हैं क्या है? रिएक्टेंट। यानी रिएक्टेंट टू मतलब ग्रुप से जुड़ा होता है, आप कह सकते हैं, एक तो सबस्ट्रेट और एक रिएजेंट। ठीक है, तो ये सिंपल होता है आपका रिएक्शन का कहानी। ठीक है, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। जैसे हम आगे भी किए थे, अभी भी रिसेंट हम किए हैं बेंजीन का केमिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किए ना, तो हम एक तरफ बेंजीन लेते थे ऐसे,
है ना, ये बेंजीन लेते थे, फिर यहाँ पर कुछ रिएजेंट देते थे, जैसे मान लो एल्कोहल दे दिया ROH, तो ये प्लस ये माइनस हो जाता है, ये जुड़ता है, ये यानी ये बेंजीन के ऊपर अटैक करता है, तो इसको हम यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट मिलता है भाई, यहाँ पर आपको R मिलता है, इस प्रकार मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अटैक कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, रिएजेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, रिएजेंट, और इसको हम बोल सकते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोल सकते हैं, सबस्ट्रेट, ठीक है। आपको रिएक्शन करते करते सब धीमे धीमे समझ में आएगा, ठीक है। यानी रिएक्शन जो होता है ना, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है रिएक्शन में। तो रिएक्टेंट्स कंसिस्ट ऑफ टू आप पार्ट्स कह सकते हैं, एक जो कि हुई चीज बीइंग अटैक, जिसके ऊपर अटैक होगा, सबस्ट्रेट जो अटैक करेगा वो आपका रिएजेंट। तो ये था आपका बेसिक चीज, ठीक है। और जो आपका ध्यान सुनना, ये तो समझ में आ गया रिएक्शन का कहानी। अब जो मैकेनिज्म क्या होता है, रिएक्शंस मैकेनिज्म में हेडिंग डाला हूं ना, तो मैकेनिज्म मतलब ये होता है जो आपका रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा नहीं होता है कि रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाता है, सभी केस में से नहीं होता है। कुछ कुछ रिएक्शन में ऐसे होता है कि रिएक्टेंट से फिर इंटरमीडिएट बनता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। यानी रिएक्शन का पूरा फुल उसका स्टेप को स्टडी करने को बोलते हैं क्या, मैकेनिज्म। ध्यान से सुनना, मान लो, ध्यान सुनना, सपोज मान लो कोई रिएक्शन है, मान लो A से बना पहले B, फिर B से बना C, फिर C से बना D, सपोज। यानी स्टेप 1 2 3 तीन स्टेप में आपका रिएक्शन कंप्लीट हुआ। यानी पूरा यहां से जो ये बना, फिर B से C बना, फिर C से जो D बना, यानी स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3, है ना, तीन स्टेप में जो हुआ, यानी ये पूरा जो स्टेप में हो रहा है पूरा अंदर से हम देखते हैं कहानी, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। यानी ये रिएक्शन का मैकेनिज्म, यानी कैसे हो रहा है हम ऐसे हाइपोथेसिस हम एज्यूम करके मानते हैं और रॉप में मतलब कॉपी में करते हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि कंप्लीट, ध्यान सुनना, कंप्लीट स्टेप डिस्क्रिप्शन, complete step description of a chemical reaction, of a chemical reaction आप कह सकते हैं called mechanism। बहुत सिंपल है भाई। अब ये मैकेनिज्म जो होता है ना, ये जो मैकेनिज्म होता है ये आपका हाइपोथेसिस होता है, हाइपोथेसिस होता है ना। हम कल्पना करते हैं बस, है ना, ऐसे हम प्रैक्टिकली नहीं दिखा सकते, है ना। हम ऐसे हाइपोथेसिस होता है, यानी हम ऐसे मान के चलते हैं, ऐसे आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे हम इलेक्ट्रोफिलिक में देखें, जो हम रिजोनेंस होता था, है ना, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता था, तो जो हम जो जितना भी तीन स्टेप किए वो आपका मैकेनिज्म होता है। यानी हम क्या किए थे ना, एक एक स्टेप को हम पूरा डिस्कस किए थे, है ना, और देखे थे प्रोडक्ट किस तरह बन रहा है ना। तो पूरा स्टेप को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म बोलते हैं। और मैकेनिज्म हाइपोथेसिस होता है ना। ऐसा नहीं कि आप कह सकते कि 100% ऐसे ही होगा मैकेनिज्म, ऐसे नहीं बोल सकते, ठीक है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, ये बेसिक चीज था। अब तो हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स, तो ये बेसिक था, लिख लें इतना पहले, ठीक है। अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स। हमारा यहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो मेन टॉपिक है ना आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज शायद हो जाएगा अपलोड, जो है आपका इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। वहीं से आपका कहानी बन जाता है, सवाल सब, ठीक है, हो गया। चलिए अब हम देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, उसको थोड़ा याद कर लेना, पढ़ लेना, बाद में बहुत काम आएगा। चलिए इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, पहले हम इलेक्ट्रोफाइल्स बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स में एरोमेटिक में बताया था, है ना, ये आपका जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता था वहां पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता था। तो भाई वही हम यहां पर बात करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होता है। वैसे हम इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब ये सिंपल एक ग्रुप होता है, आप कह सकते हैं, एक मतलब एटम कहो या फिर ग्रुप कहो, एटम और ग्रुप कहो, जो कि आपका
कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन लविंग होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स लविंग स्पेसी होता है, आप कह सकते हैं स्पेसी होता है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज यानी जिसको कि इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि इलेक्ट्रॉन्स को पसंद करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल्स बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे एटम्स या फिर ग्रुप्स है जो कि इलेक्ट्रॉन का नीड होता है उनको, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इलेक्ट्रो जो फाइल, इसको हम बोलते हैं क्या है ना, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, यहाँ पर डेफिशिएंट होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज मतलब जो ग्रुप में यानी जो एटम में इलेक्ट्रॉन का कमी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, ये आपका जो आपका इलेक्ट्रोफाइल्स है, ध्यान सुनना, ये आपका दो तरह का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है आपका न्यूट्रल। एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल, ध्यान से सुनना। एक पॉजिटिव न्यूक्लियोफाइल जो कि पॉजिटिव, अगर आपको दिख गया पॉजिटिव कुछ मतलब ग्रुप में अगर पॉजिटिव साइन दिख गया तो समझ जाना इलेक्ट्रोफाइल है। और न्यूट्रल भी होता है कोई कोई जो कि आपका इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल्स नेचर का होता है। ठीक है, हमको प्लस नहीं दिखेगा, फिर भी आपका इलेक्ट्रोफाइल्स होता है, क्योंकि वहां पर भी इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। ठीक है, जैसे पॉजिटिव का हम बात करें तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, आप लिख सकते जैसे H+ यानी हाइड्रोजन के पास H+ मतलब हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन गायब है, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का कमी है। जैसे मान लो क्लोरीन Cl+, ठीक है, Br+, I+, है ना, मान लो R+, RCO+, या तो फिर NO2+, SO3H+, तो भाई ये सब क्या होता है? बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सब क्या होता है? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पर गौर से देखेंगे तो किसी के पास इलेक्ट्रॉन मतलब सेटिस्फाई नहीं है, मतलब ये मतलब स्टेबल नहीं है, ये सबको इलेक्ट्रॉन चाहिए। प्लस प्लस दिख गया, इलेक्ट्रॉन चाहिए। प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन गया है, यहाँ से चला गया है ना, इलेक्ट्रॉन का कमी है। ठीक है, तो ये आपका होता है सिंपल क्या? पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ये सबको थोड़ा बहुत देख लो। न्यूट्रल वैसे बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका न्यूट्रल मतलब R, ये फ्री रेडिकल होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, ये फ्री रेडिकल है, इसको क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। यानी जितना भी फ्री रेडिकल वो आपका इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा। ठीक है, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, और क्या हो सकता है? ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है। जैसे Cr2 हो गया, यहाँ पर कार्बन 2 है और 2 है ना, मतलब यहाँ पर ऑक्टेट नहीं है ये कार्बन। ठीक है, तो ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो गया कार्बन, मतलब ये ग्रुप, यानी ये भी आपका इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा। RNO सॉरी ऐसे मत लिखो, इसको आप लिख सकते हो NR। ठीक है, और एक लोन पेयर चाहिए, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन कमी है। SO3 हो गया, BF3 हो गया, AlCl3 हो गया। तो ऐसे बहुत कुछ है जो कि ETC में लिख दे रहा हूँ, ये सब इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो सल्फर भी ऑक्टेट नहीं है, ऑक्टेट हाँ सल्फर भी ऑक्टेट नहीं है, ये मतलब इसको और स्टेबल होने के लिए ऑल इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ पर भी। तो एक्चुअल में ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स को आप लुईस एसिड भी कह सकते हो। क्यों लुईस एसिड कह सकते हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी है, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना, इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको आप लुईस एसिड भी कह सकते हो। यानी इलेक्ट्रोफाइल्स लुईस एसिड जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, ये सबके H+ है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी ये मतलब इलेक्ट्रॉन ये रख सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ये क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है सब, तो इसको आप कह सकते हैं लुईस एसिड, लुईस एसिड। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक न्यूट्रल। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा न्यूक्लियोफाइल्स। क्या? न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है ना, न्यूक्लियस यानी मतलब न्यूक्लियस लविंग होता है, न्यूक्लियस लविंग होता है। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, है ना, जो कि पॉजिटिव का लविंग स्पेसीज कहो। ठीक है, यानी जिसको कि न्यूक्लियस का जरूरी है, यानी प्लस का जरूरी है, यानी एक तरह कह सकते हैं ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होगा, यानी इसको आप कह सकते हैं कि
इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी होगा, इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इसमें आपको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलेगा, यानी स्पेसी में यानी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रोफाइल को खोजेगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है तो इसको ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस होता है ना तो न्यूक्लियस लविंग होता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसको कि न्यूक्लियस चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है ग्रुप में तो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, किसको देगा, किसको देगा, इलेक्ट्रोफाइल को देगा, जिसको नीड है इलेक्ट्रॉन का, यानी किसको नीड है, इलेक्ट्रोफाइल को नीड है। ठीक है, यह भी आपका दो होता है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसी यानी ऑब्वियसली नेगेटिव होगा एक, है ना, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और एक होगा न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। ठीक है, याद कर लो, नेगेटिव मतलब बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, क्लोरीन माइनस, H माइनस भी हो सकता है ना, H माइनस, क्लोरीन माइनस, Br माइनस, I माइनस, NO2 माइनस, और क्या होगा, और क्या होगा, बहुत कुछ होगा, RSH होगा। ठीक है, ऐसे हम दिखा देते हैं। ठीक है, H2O होगा। ठीक है, H2O होगा, ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करेगा, है ना, इसके पास लोन पेयर है 2 ठो। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक तरह और एक कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल में एटलीस्ट 1 लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है। ठीक है, सॉरी ये नेगेटिव में दिखा रहा हूँ ना, सॉरी इसको क्यों दिखाऊंगा, नेगेटिव यहाँ पर होगा आपका, न्यूट्रल में आपका H2O हो गया, है ना, RSH हो गया, है ना, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, ROH हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो लोन पेयर है, यहाँ पर 2 ठो लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर है। ठीक है, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, ये आपको करते करते सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस समझो मैं क्या बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियोफाइल एटलीस्ट 1 लोन पेयर होना चाहिए, या जैसे यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल्स लविंग स्पेसिस, न्यूक्लियस लविंग स्पेसिस होता है, H माइनस, L माइनस, Br माइनस, ये सब माइनस, है ना, यानी न्यूक्लियोफाइल 2 तरह का होता है, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल्स है, बस लिखने का तरीका और देखने का तरीका है कि न्यूट्रल अगर दिखेगा ये तो समझ जाना आपका न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ये वो है। ठीक है, क्लियर बात। तो ये होता है आपका क्या, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स का कहानी। ठीक है, अब थोड़ा हम देख लेते हैं बॉन्ड फिजन कि बॉन्ड कैसे टूटता है। ठीक है, तो बेसिक चीज है, सब पता होना चाहिए, रिएक्शन सब में, मैकेनिज्म सब में काम आ जाता है। चलिए इतना लिखें, समझ में आ गया। इसको आप लुईस बेस कह सकते हैं, लुईस बेस क्यों, क्योंकि इसका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने का, H माइनस है ना, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब जो डोनेट कर पाता है उसको, जिसका टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का, उसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, लुईस बेस। और जो एक्सेप्ट कर पाता है इलेक्ट्रॉन को उसको हम क्या बोलते हैं, लुईस एसिड, लुईस बेस। ये लुईस एसिड, और जो डोनेट कर पाता है उसको लुईस बेस बोलते हैं। यानी एक तरह हम कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल्स आपका लुईस एसिड जैसा बिहेव करता है। कहानी खत्म। चलिए अब हम बात करेंगे जो कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब सिंगल, डबल, ट्रिपल जो भी होता है ना, और वो कैसे टूटता है, यानी किस तरह फिजन होता है, हम बात करते हैं। ठीक है, देखो फिजन, FISSION, फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब जानते हो, यहां पर कोवेलेंट मतलब शेयरिंग होता है, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है बिटवीन 2 एटम्स, है ना, उसको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब जो फिजन मतलब होता है ब्रेक, क्या होता है, ब्रेक यानी टूटना। ठीक है, अब फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड यानी 2 तरह टूट सकता है कोवेलेंट बॉन्ड। मान लो यहाँ पर कोई 2 एटम है, X और Y है, बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, यानी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों आपस में शेयरिंग की है। ठीक है, ये टूट सकता है, और 2 तरह का मतलब 2
तरीके से टूट सकता है, आप कह सकते हैं। एक होता है, ध्यान सुनना, एक होता है होमोलिटिक, होमोलिटिक और होमोलाइटिक कहो, होमोलिटिक फिजन, ठीक है। इसको हम सिमेट्रिकल फिजन भी बोल देते हैं, सिमेट्रिकल फिजन भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर ध्यान देना, होमोलिटिक फिजन में क्या होता है ना, दो सेम एटम होता है, टू सेम एटम होता है। यहां पर टू सेम एटम्स कहो, या तो फिर कहो कि ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ब्रेक करता है। जैसे मान लो ए और बी है और ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए और बी है, ध्यान सुनना, यहां पर ए बी और ए बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा, तब ना ये नॉन पोलर होगा। मतलब ये जितना तेजी से खींचेगा ये भी उतना तेजी से खींचेगा, यानी दोनों एक जगह पे रुक जाते हैं, है ना। ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, सेम है। किसका? ए और ए एंड बी का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम है, मतलब ये जितना रेट में खींचेगा ये भी उतना रेट में खींचेगा, यानी बीच में ही रह जाएंगे ऐसे स्टेबल होके ऐसे, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। क्या होता है? होमोलिटिक फिजन। यानी यहां पर होता क्या है, यहां पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी दो एटम एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किए हैं। तो यहां पर क्या होता है, होमोलिटिक फिजन, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, इस प्रकार हम दिखाते हैं, और ये अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, इस प्रकार हम दिखाते हैं। इस प्रकार एरो, इसको हम बोलते हैं फिश एरो नोटेशन। क्या बोलते हैं? फिश एरो। मछली जैसा ना, मछली जैसे कूदता है ना ऊपर पानी से, तो ऐसे फिश एरो, ARROW, फिश एरो नोटेशन होता है, ठीक है। अब देखना, ये वाला डायरेक्शन देखो इस तरह है, ये वाला डायरेक्शन इस तरह, इसका पीछे भी बहुत कहानी है। ये इस तरह, ये इस तरह, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर सिंबल इस प्रकार है तो और एक का इस प्रकार है, ठीक है। ये आप कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं, तो ए के पास एक इलेक्ट्रॉन, ओनली एक इलेक्ट्रॉन भाई, पेयर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, और बी के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स, है ना। ए एक फ्री रेडिकल और बी एक फ्री रेडिकल। तो जब एक एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक हाफ फील्ड, मतलब हाफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल्स। और ये जो होता है होमोलिटिक फिजन का कौन सा मॉलिक्यूल में होगा, ध्यान सुनना, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो। It occurs only non-polar molecules। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब ये पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा कि ये भी पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, मतलब एक एक खींचते हैं। यहां पर सिंपल समझो कि ए का इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होगा बी का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होगा, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बिटवीन, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स will be और must be सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, सेम होगा, या तो फिर सेम एटम अगर मान लो दिख गया, मान लो यहाँ पर एक Cl है, यहाँ पर एक Cl है, तो ये होमोलिटिक फिजन हुआ, सपोज होमोलिटिक फिजन हुआ। देखो भाई दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम, अरे सिंपल, आप पोलर मतलब समझना है कि आपका क्या है ना, सिंपल आपका दो एटम सेम दिखेगा, है ना, बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके चलता बनेगा, ये अपना, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्लोरीन का फ्री रेडिकल मिलेगा, ठीक है। जैसे Br का करो भाई, Br का करो, ठीक है, ये टूट, ये गया, ये इलेक्ट्रॉन गया, तो भाई Br प्लस Br, ठीक है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, यानी ये आपका क्या है भाई, नॉन पोलर है, पोल कुछ नहीं बन रहा है क्योंकि सेम एटम का बॉन्डिंग है, नॉन पोलर, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। और जो जिस तरीके के ये जो फिजन हुआ इसको हम बोलते हैं होमोलिटिक फिजन। हाँ, ये तो पहला पॉइंट गया कि इट अकर्स ओनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अब दूसरा पॉइंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ध्यान सुनना, ऐसे लिखो, और एक भी लिखो, इट अकर्स in presence of
यूवी लाइट और टेम्परेचर। आप यूवी लाइट दोगे प्रेजेंस में, है ना, यहाँ पर जो होमोलिटिक होगा आप तो यूवी लाइट दोगे, यूवी दोगे या टेम्परेचर दोगे, है ना, जो भी देना है। या तो फिर आप देख सकते हैं टेम्परेचर और फ्री रेडिकल इनिशिएटर दे सकते हो, इनिशिएटर। फ्री रेडिकल इनिशिएटर में जो कि फ्री रेडिकल बनाएगा, क्रिएट करता है, जैसे पेरोक्साइड हो गया, ठीक है, जैसे आपका पेरोक्साइड हो गया, ROOR, ये आपका फ्री रेडिकल इनिशिएटर होता है। क्या होता है? फ्री रेडिकल इनिशिएटर। आप रिएक्शन में भी देख चुके हो गए फ्री रेडिकल इनिशिएटर, यानी जब रिएक्शन, मतलब समझ में है ना, क्लियर बात। क्या बोला कि इट अकर्स नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ये आपका फ्री रेडिकल जनरेट होगा। और आपको ध्यान देना प्रेजेंस ऑफ यूवी होगा, यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, या तो फिर टेम्परेचर दोगे तब फ्री रेडिकल बनता है, ये बनता है, यहाँ पर प्रेजेंस रखोगे। या तो फ्री रेडिकल इनिशिएटर दे सकते हो, जैसे पेरोक्साइड हो गया, इन प्रेजेंस यहाँ पर ROR दे सकते हो, है ना, कुछ भी पेरोक्साइड, तब फ्री रेडिकल बनता है। ये बेसिक चीजें था, ठीक है, क्लियर बात, इतना समझ में आ गया। चलिए, बेसिक लेक्चर आधा घंटा हो गया, है ना। चलिए, ये सब बेसिक चीजें पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया कहानी इतना दूर तक। चलिए, ये था आपका होमोलिटिक मतलब क्या हुआ ना, दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहे थे कोवलेंट बॉन्ड में, ठीक है, और ये कहानी हुआ। अब आता है आपका हेटेरोलिटिक मतलब ये पोलर मॉलिक्यूल में काम आता है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है, ठीक है, तभी तो बॉन्ड खींचेंगे। चलिए, अब 2 नंबर आपका होता है क्या, हेटेरोलाइटिक फिजन और बॉन्ड फिजन कहो, ठीक है, इसको अनसिमेट्रिकल बॉन्ड फिजन भी कहो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या होता है ना, डिफरेंट एटम्स होता है, डिफरेंट एटम्स यानी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो ए और बी है, ए बी जुड़ा हुआ है और ए बी का डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मान लो सपोज ये बी का ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। ये जो बी है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ए से अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो यहां पर हेटेरोलिटिक फिजन होता है। क्या होता है, अगर इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब बॉन्ड को अपने तरफ खींचेगा, यानी ये जो कोवलेंट बॉन्ड है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से जो बना हुआ है बॉन्ड, ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन ये बी ले जाएगा। और इसको हम इस प्रकार दिखाते हैं, पूरा फुल एरो मार्क दिखाते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्व एरो, इस प्रकार हम दिखाते हैं। वहां पर हम आधा दिखाते थे, ऐसे दिखाते थे, यहां पर पूरा ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पूरा लिया है, ठीक है। तो बी क्यों लिया, क्योंकि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो अपने तरफ खींचता है, यानी जो खींचने का जो टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सभी एटम का अलग अलग टेंडेंसी होता है ना, मैं बता चुका हूं। तो बी सपोज ये इसका ज्यादा टेंडेंसी, मतलब सपोज में माना कि इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन ए, तो ये बी ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरा खींच लिया अपने तरफ से, तो ए क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का कमी हो गया। यहाँ पर शेयरिंग किया था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसका भी, और बी अपना भी लिया, यानी दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन बी ले गया, तो भाई बी आपका नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले गया, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन ले गया। तो ये सिंपल होता है आपका हेटेरोलिटिक किसमें होगा भाई, किसमें होगा, देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, यानी पोलर है, तो पोलर मॉलिक्यूल में होता है, पोलर मॉलिक्यूल। जैसे मान लो H और Cl है, H का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है Cl से अगर कंपेयर करें, तो यहाँ पर कहानी क्या होता है ना, ये जो Cl है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है,
एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अपने मतलब खुद खींच लेता है, तो यहाँ पर H+ जनरेट हो जाता है प्रोटॉन और ये आपका Cl- हो जाता है। इसको हम ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत कुछ कर सकते हो। मान लो यहाँ पर H है, यहाँ पर F हम जानते हैं, मान लो यहाँ पर चलो यहाँ पर मान लो और एक चीज ध्यान देना, यहाँ पर C है और यहाँ पर H है, तो कभी भी यहाँ पर ऐसे नहीं होता है कि कार्बन है ज्यादा है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। ये दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नियरली सेम होता है ना। इसका 2.4 होता है तो इसका 2.1 होता है, इसका 2.4, इसका 2.1, तो लगभग सेम होता है। तो मतलब ज्यादा मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है। सो कार्बन पुल नहीं करता है उतना, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं होता है, यहाँ पर ऐसे मत लिखना, C-H+ मत लिखना, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ज्यादा ही डिफरेंस है क्लोरीन और हाइड्रोजन का, है ना, तो ये सिंपल होता है, ठीक है। ये पूरा क्लियर हो गया। यहां पर कौन खींचेगा? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होगा, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वही ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यानी सिग्मा बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचता है, ठीक है। पूरा क्लियर बात, पूरा क्लियर, ठीक है। हम यहाँ पर इथाइन में भी देख सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, मान लो सपोज यहाँ पर, नहीं इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है, ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंस हमको डालना पड़ता है। सिंपल समझो कि हेटेरोलिटिक में क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर B हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A हुआ। अगर मान लो A का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, अगर मान लो A का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है B से, तो यहाँ पर क्या होगा? A खींचेगा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन, तो आपका मिल जाएगा A- और B+ हो जाएगा। यहाँ पर A जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन B, ठीक है। तो ये सिंपल चीज था आपका हेटेरोलिटिक। सो गाइस हमारा आधा घंटा हो गया छोटा लेक्चर में, इंट्रोडक्शन में ही, तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल, ये कॉन्सेप्ट सब आपको बहुत काम आएगा आगे, कार्बोकेटेंस में भी काम आएगा, कार्बोनाइंस में भी काम आएगा, है ना, बहुत जगह पर आपको काम आएगा। तो सो मैं इसको सेपरेट क्यों बनाया, ताकि आपका अभी जो लेक्चर आने वाला है 2 घंटा या फिर 1.5 घंटा होने वाला है, क्योंकि एक मतलब वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे जो है इंडक्टिव इफेक्ट, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट। वैसे तो बहुत इफेक्ट है हम बात करेंगे, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट तो हम बात करेंगे, उसके साथ साथ उसका एप्लीकेशन के ऊपर भी बात करेंगे, जो कि बहुत बड़ा लेक्चर होगा, ठीक है, और वहां से सवाल बनता है। सो गाइस आज होगा या तो फिर कल सुबह तक आपका अपलोड हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट, ये तो आज ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस पढ़ाई करते रहिए, हम तुरंत नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, कहां पर? इंडक्टिव इफेक्ट। सो ऑल द बेस्ट।